हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूएस टीचिंग पॉइंट पर। तो एक बार हम आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आप सब कैसे हैं। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। जो बढ़िया नहीं होंगे, मैं बीड़ावादनी माँ सरस्वती से वंदना करता हूँ कि वो लोग भी बढ़िया हो जाएं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। इस आज के क्लास में 9 लेसन से लेकर के 14 लेसन तक के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके बारी बारी से बताया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए हम लोग देखते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। प्यारे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला सवाल यही है आपका कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम आप सब क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यह एक चिकना तल हो गया और यह एक बिंदु है जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। इस पर कोई किरण आपतित हो रही है और ये आपका अभिलंब है। तो आपतित तो हो रही है लेकिन चिकने तल पर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो गई, यानी कि वापस लौट गई। तो इस प्रकार की जो घटना होती है इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम यही हैं कि पहला नियम यह कहता है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित माने आने वाली, परावर्तित माने जाने वाली, अभिलंब का मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाने वाली किरण जो होगी, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम यही होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के का होगा, बराबर होगा। तो इस नियम को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। आइए बच्चों, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या हम लोग का प्रश्न, चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन यही है। प्रश्न संख्या 2 है कि सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांति कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी सघन माध्यम एक आपका जो विरल माध्यम होता है, तो इसमें बताना है कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांति कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मान लेंगे कि यदि विरल माध्यम को 1 से और सघन माध्यम को 2 से दर्शाते हैं, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो 2n1 इक्वल टू साइन आई बटा में साइन आर होता है। इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम, कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 इक्वल टू साइन आई बटा में साइन आर। तो आपका आपतन कोण I जो होगा वो क्रांतिक कोण, मान लेते हैं कि आपतन कोण I का मान क्रांति कोण C के बराबर हो जाता है। तो 2n1 इक्वल टू साइन और I के जगह पे क्या रख देंगे C, और बटा में जो R आपका होगा जिसको अपवर्तन कोण कहते हैं, R का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होगा। तो 2n1 इक्वल टू साइन 90 डिग्री का मान 1 और 1 से डिवाइड करेंगे साइन C को, तो 2n1 इक्वल टू का होगा साइन C। यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन C। तो अब इसको लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम, यहाँ पे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू होता है 1 अपन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक।
तो यहाँ पे जो हम लोगों का 2n1 दिखाई दे रहा है, इसके जगह पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/1n2 इक्वल टू 2n1 के जगह पे साइन सी, यानी टोटली जब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक निकालेंगे तो 1n2 इक्वल टू 1/, का होता है साइन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिद्ध किया कि जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांति कोण C का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/c। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपके जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को हम 1 बाय 1 करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यक शर्तों को लिखिए। यानी जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इसकी शर्त, इससे आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह दूसरे माध्यम में जाने के बजाय पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसी घटना को कहते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए, अब तो आपने जाना कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से यानी आई का मान बड़ा हो किससे, सी से, तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दूसरे माध्यम में न जाने के बजाय पुनः उसी माध्यम में जब वापस लौट आती है तो इस प्रकार की घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त यही होती है कि प्रकाश सघन माध्यम आपके कांच और जल होते हैं से विरल माध्यम यानी हवा में जा रहा हो, पहली शर्त ये होती है। दूसरी शर्त ये होती है कि जो आपतन कोण आई का मान होता है वह क्रांति कोण के मान से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। यानी आई का मान, आई बड़ा होगा और सी का होता है छोटा होता है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपके प्रश्न आपसे 2 नंबर में निश्चय ही पूछ लिया जाता है। अब आप नहीं तैयारी करेंगे तो कब तैयार करेंगे बताइए, आपको तैयार तो करना पड़ेगा ना प्रश्नों को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है जो एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर स्मॉल m गुना बड़ा बनता है, तो सिद्ध कीजिए कि लेंस से पर्दे की दूरी स्मॉल f1 प्लस m होगी। तो आप जानते हैं कि जो लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है। अब क्या करेंगे, हमको f1 प्लस m सिद्ध करके लाना है। हम इसके अंश में v से गुणा कर देते हैं, तो v/f इक्वल v/v माइनस v/, का हो गया u। तो यहाँ पे v से v को अगर काट देंगे तो v/f इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 माइनस v/u। जो आवर्धन m होता है वो v/u के का होगा, बराबर होगा। तो v/f इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस, अब v/u की जगह पे क्या लिख देंगे m, तो v/f इक्वल टू 1 माइनस का हो जाएगा m। यहाँ पे जो m एज ए आवर्धन है यह कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। आप ध्यान देंगे जो m का मान होता है वो निगेटिव होता है, आवर्धन का होगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये माइनस है। और जब m का मान हम माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी v इक्वल टू आ जाएगा v इक्वल टू f1 प्लस m। चूंकि यही चीज हम लोगों को सिद्ध करनी थी तो ऐसा डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, इसको आप अवश्य ही तैयार कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका व्यतिकरण से बनता है कि व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख, व्यतिकरण के शर्तों का उल्लेख कीजिए।
प्यारे बच्चों, हमने आपको व्यतिकरण पढ़ा है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं और व्यतिकरण की यहाँ पे शर्त क्या होती है। तो व्यतिकरण के लिए अगले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो व्यतिकरण के बारे में आपको बताया गया था। तो व्यतिकरण के लिए शर्तें यही होती हैं कि इसमें दो प्रकाश स्रोत होते हैं, यानी दोनों प्रकाश स्रोत जो होंगे वो कला संबंध होना चाहिए, माने एक ही कला में होना चाहिए, और दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य जो हो वो बराबर होना चाहिए। और व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए, और प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होना चाहिए। तो ये जो आपको सब शर्तें दिखाई दे रही हैं इसी को व्यतिकरण की शर्तें कहते हैं। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें ये हैं, इन शर्तों को आप लोग बिल्कुल निश्चय ही बेहतर अंक पाने के लिए आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर देंगे, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। चलिए अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं आप, और विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो विवर्तन पहले जानेंगे कि विवर्तन ये होता क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वह किसी स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई स्लिट है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक स्लिट, तो ऐसे एक सॉरी यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक स्लिट ऐसे बनाया गया है और यहाँ पे एक छिद्र है, ये आपको छिद्र दिखाई दे रहा है। और जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये अवरोध हो गया ना, तो जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये जो किरण होती है वो आंशिक रूप से किनारे से क्या हो जाती है, ये मुड़ जाती है। और जब ये मुड़ेगी, जब किरण ये मुड़ेगी तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, हम लोग विवर्तन कहते हैं। यानी आपको याद यही रखना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर, यह अवरोध है, इस पर पड़ती है तो स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर क्या होती है, वो आंशिक रूप से मुड़ जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। यानी प्रकाश की किरणों का किसी छिद्र अथवा अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से जो मुड़ने की घटना होगी, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। एक बात बता दे बाबू कि विवर्तन के लिए प्यारे बच्चों जो आवश्यक शर्तें होती हैं, शर्त यही होती है कि विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यानी जो विवर्तन की घटना तभी घटित हो सकती है जो अवरोध का आकार होगा, जब वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी विवर्तन की घटना घटित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने समझा कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। अब है प्यारे बच्चों कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। हम आपको बता दें कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो इस घटना को ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई धातु की प्लेट है, तो हमने बताया कि जब किसी धातु की सतह पर हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश को हम आपतित कराएंगे। जब इस पे डालेंगे इस धातु पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश की किरणों को,
आपतित किया जाएगा तो होता क्या है कि ये जो धातु है या धातु की सतह है, तो जब निश्चित आवृत्ति की प्रकाश की किरणें इस धातु की सतह पर पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन का होते हैं वो उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है, इसी घटना को इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो इसी प्रकार की घटना को विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। यानी किसी धातु की सतह पर प्रकाश की किरण जब एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो इसी प्रकार की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अस्थायी कक्षा क्या होती है तथा उसकी शर्त क्या होती है, जरा इसको बताइए। तो बता दे बाबू कि एक परमाणु, सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा होती क्या है। अगर अस्थायी कक्षा की हम लोग बात कर लें तो कह सकते हैं कि बोहर के परिकल्पनाओं के अनुसार, एक किसके अनुसार? बोहर के परिकल्पना के अनुसार। एक सुंदर सा पहले हेडिंग बना लेंगे कि बोहर के परिकल्पना के अनुसार, तब जाकर के इसको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही बिना ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए घूमते हैं, तो इन्हीं कक्षाओं को ही अस्थायी कक्षा के नाम से जानते हैं। यह मान लीजिए ये आपका परमाणु है, परमाणु है, ये परमाणु हो गया आपका पूरा, ये परमाणु का आपका नाभिक हो गया। इसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो बोहर ने इस बात को बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए यह घूमता रहता है, तो इसी कक्षाओं को ही क्या कहते हैं? अस्थायी कक्षा के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब कह रहा है कि इसकी शर्तें क्या है। शर्त की बात, पहले इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कि परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का होता है। तो अगर जब इलेक्ट्रॉन एक परिक्रमण करता है किसी परमाणु की कक्षाओं में, तो उसका कोणीय संवेग का फार्मूला होता है कि J = NH/2π होता है। और J का जो मान होता है वो कोणीय संवेग है, वो mvr के बराबर होता है। m एज इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r आपकी कक्षाओं की त्रिज्या है और n कक्षाओं की संख्या है, h आपका प्लांक नियतांक है और 2π आप देख ही रहे हैं कांस्टेंट राशि है। तो mvr = NH/ का होता है 2π, जहां पर n का मान हम लोग लेते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये आपका जो नियम है, इसी नियम को कहते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। अब बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार हमने आपको डिफिनीशंस बताई कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षाएं क्या होती हैं तथा उसकी शर्तें क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अस्थायी कक्षा और शर्तों के बारे में बहुत ही अच्छी से जानकारी ग्रहण की। अब देखते हैं आगे। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से फिर से देखेंगे। क्वेश्चन यही है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या A पर निर्भर नहीं करता है। जो नाभिक की डेंसिटी होती है वह द्रव्यमान संख्या A पर डिपेंड नहीं, यानी कि निर्भर नहीं है। कैसे? इस चीज को हमें सिद्ध करके दिखाना है। बाबू मान लेंगे कि माना कि नाभिक की त्रिज्या R है तथा नाभिक की त्रिज्या R है तथा द्रव्यमान संख्या A है। तो अगर हम आयतन निकालना चाहें तो आयतन यानी किसका आयतन? नाभिक जो होगा हमारा गोलाकार होता है,
तो अगर नाभिक की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना और नाभिक हमारा गोलाकार होता है, तो गोले के आयतन का फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको हम लोग बना देंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद से जो त्रिज्या आर होती है, आर नॉट इंटू द्रव्यमान संख्या a के पावर 1/3 होती है। अब इस r का जो मान है, इस समीकरण नंबर 1 में अगर हम r के जगह पे लिख देंगे तो आयतन v बराबर 4/3 पाई, और r के जगह पे जब हम a का मान रखेंगे, r के जगह पे जब त्रिज्या r का मान रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे इसका मान, तो क्या हो जाएगा आर नॉट इंटू ए के पावर 1/3 के पावर 3। तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में कि घातों का घातों में गुणा करते हैं, तो v बराबर 4/3 पाई है आर नॉट का क्यू हो जाएगा और a के पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा। 3 से 3 को हम लोग काट देंगे तो v बराबर 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू a हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि जो घनत्व जो डेंसिटी होती है वो द्रव्यमान बटा में क्या होता है, आयतन होता है। तो घनत्व को रो से, तो रो इक्वल टू द्रव्यमान को आपने क्या माना a, और आयतन हम लोगों का निकल कर आया कि 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो यहाँ पे a से a जब कट जाएगा तो रो बराबर 3/4/3 पाई आर क्यूब। इससे यह पता चलता है कि जो डेंसिटी होती है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करती है, यानी घनत्व जो है वो a पर डिपेंड नहीं करता है। इस प्रकार से आपका सिद्ध होता है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या a पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, बस आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। हौसला बढ़ाने के लिए एक ही आपको मैं काम दूंगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके, आपके पास जितना ग्रुप हो, दोस्तों के पास हो, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास और सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि और भी लोग जाने, और शेयर करेंगे और तो लोग जानेंगे तो और मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, तो और हम आपको बेहतर वीडियो बनाएंगे, आपके लिए बनाकर देंगे, जिससे आपकी राह का हो जाएगी आसान। अगला क्वेश्चन आपका जैसे यहाँ पर है कि ये नाभिकीय बल किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर नाभिकीय बल की बात करें हम, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, नाभिकीय बलों के गुण को लिखिए। तो सबसे पहले नाभिकीय बल किसे कहते हैं, नाभिकीय बलों के गुण लिखिए। तो नाभिकीय का बल का मतलब ये होता है किसी नाभिक के अंदर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों, यानी जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है, उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। यानी आपका प्रोटॉन और एक क्या होता है न्यूट्रॉन, इसको जो बांधने वाला जो बल होगा, माने इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन कहते हैं। तो वही बताया कि किसी नाभिक के अंदर उपस्थित वह बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे क्या हो गया न्यूक्लियन को परस्पर बांधे रखता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी परमाणु के नाभिक के अंदर बांधे रखने वाला जो बल होगा, उसी बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल के गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण ये होता है कि ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं, और आपका प्यारे बच्चों आपका जो दूसरा गुण होता है कि ये बल आकर्षण बल होता है। ये बल अत्यंत लघु परिसर बल होते हैं। ये बल गुरुत्वीय बल नहीं होते हैं। कौन से बल, नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल नहीं होते हैं। और न्यूक्लियन यहाँ पर हमने आपको बताया भी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। चलिए, इसी प्रकार से आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन यही है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए आप।
प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी आपने जाना कि सर जब दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण कर दें तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसा कि आपको 1s2 ये भी 1s2 दिखाई दे रहा है, यह आपका ड्यूटेरियम है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है 1s3 और 1h1 और कुछ एनर्जी क्या होती है इसमें से बाहर निकलती है, इसको कहते हैं ट्राइटियम, इसको क्या कहते हैं प्रोटियम, कुछ एनर्जी इसमें से क्या हो गई बाहर निकल गई। तो अब यहाँ पर आपको का जो 1s3 प्लस 1s2 है, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये बनता है 2He4, यानी 2 हीलियम 4 होगा और 0 और 1 होता है प्लस एनर्जी इसमें से क्या होती है बाहर निकलती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1s3 यानी ट्राइटियम और आपका ये जो 1s3 और 1s2 यानी क्या हो गया ड्यूटेरियम, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो 2He4 बनता है, इसमें से न्यूट्रॉन भी बनता है और कुछ एनर्जी क्या होती है यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो यह आपका एक उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से इसमें कह रहा था कि एक इसका उदाहरण तो आपका बन ही गया, यही ना था। अब इसमें एक बात और आप लोग समझ जाएंगे, यहाँ पे हमने आपको किसके बारे में बता दिया कि नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन का एक आपका एग्जाम्पल हो गया। प्यारे बच्चों, ये जो आपका आगे का जो क्वेश्चन अगला है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। यदि हम नाभिकीय विखंडन को समझने की कोशिश करें कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसको समझाइए, तो हम आपको बता दें कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है ना, तो वह दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, और जब टूटते हैं तो इसी घटना को नाभिकीय विखंडन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी आपने जाना कि नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं, यानी जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की क्या करते हैं बमबारी की जाती है तो वह दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। जब टूटते हैं तो इसी घटना को नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे जैसे कि आपका यहाँ पे यूरेनियम है 92, यूरेनियम 235 ये आपका न्यूट्रॉन है। जब ये दोनों आपस में, जब हमने कहा कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की क्या करेंगे बमबारी करते हैं तो वह दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। जब यूरेनियम और न्यूट्रॉन ने जब आपस में क्रिया की तो हमारा 56 बेरियम 144 और 36 क्रिप्टॉन 89 बना, और यहाँ पे न्यूट्रॉन 3 बार बना, कुछ इसमें से एनर्जी का हो गई बाहर निकल गई। तो यह जो आपको घटना दिखाई दिया ये नाभिकीय विखंडन की घटना है। आपका जो नाभिकीय रिएक्टर और जो परमाणु बम होता है ना, क्या नाभिकीय रिएक्टर और आपका जो परमाणु बम होता है, तो याद रखे रहेंगे ये दोनों आपके नाभिकीय रिएक्टर और आपका जो परमाणु बम होता है ये दोनों नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर ही आधारित होते हैं, यानी इसी पर ये दोनों बनते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। प्यारे बच्चों, आपका अगला सवाल है, लास्ट भी क्वेश्चन है आपका कि अर्धचालक को पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक कैसे बनाया जाता है। यानी अर्धचालक को पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक कैसे बनाया जाता है, तो हम आपको बता दें कि जब शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक में 3 संयोजी वाले पदार्थों को मिलाया जाता है तो उससे प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। और जब शुद्ध जर्मेनियम में 5 संयोजी वाले पदार्थ को मिलाते हैं तो इस प्रकार से जो प्राप्त अर्धचालक होता है इसको एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो 3 संयोजी वाले पदार्थ को मिलाया जाता है
तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है और 5 संयोजी वाले पदार्थ को मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होते हैं उसको n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो आप याद रखे रहेंगे कि जो आपका 3 संयोजकता वाला इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 संयोजी वाले जितने भी प्रकार के पदार्थ होंगे वो पी टाइप कहलाते हैं, वो पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। इसमें जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो कोटर का काम करते हैं। क्या होते हैं? वो कोटर होते हैं। और जो 5 संयोजकता वाले जो आपके पदार्थ होते हैं वो एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। और एन टाइप अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक का कार्य करता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि 3 संयोजकता वाले पदार्थ को जब मिलाएंगे तो पी टाइप का अर्धचालक बनते हैं। जो बहुसंख्यक क्या होते हैं? कोटर होते हैं। और जो 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन टाइप का अर्धचालक कहलाते हैं। जो बहुसंख्यक क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने इस प्रकार से पूरे क्लास को समझा कि पी टाइप एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, आपने ये भी जाना। और ये 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी और अपने कॉपी पर अपने पेन से पूरी अच्छी तरह से नोट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप पूरे ईमानदारी से याद कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है। जितने भी आपकी क्लास में जितना भी फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, इम्पोर्टेंट तो सारे प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। ये सारे प्रश्न कभी ना कभी किसी न किसी साल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो आप इसे अवश्य तैयार कर लें। यदि मेरी मेहनत और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितना अधिक से अधिक मात्रा में हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब भी करवाइए, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी पढ़ाई को आप बहुत ही आसान बना दे, बहुत ही आपकी पढ़ाई आसान बनती रहे। तो इसके लिए आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से आप लोग करते रहें। थैंक यू।